नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम जो एक बात हमको 1 जनवरी को ही यानी इस वर्ष के शुरुआत में ही कर देनी चाहिए, लेकिन विचारों के उद्गार का इतना दबाव रहता है कि किस विचार को और दबाव रहता है कि ऐसी बातें छूट भी जाती हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और तो नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं हमारे सभी देशवासियों को। हालांकि थोड़ा सा बिलेटेड है, लेकिन फिर भी नम्रतापूर्वक मैं कह रहा हूँ कि नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को ये वर्ष मंगलकारी और उनको सुख देने वाला और शांति और सुकून और अखलाक मोहब्बत लाने वाला साबित हो। और यह कामना हमारे व्यक्तिगत और हमारे भारतीय अवाम ताकत दल परिवार की ओर से अब अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को है कि उनका ये नूतन वर्ष, ये नवीन वर्ष जो है हर तरह से मैंने वो सुख देने वाला हो, सुकून देने वाला हो और आपस में भाईचारा और इखलाक मोहब्बत सद्भाव को लाने वाला ये वर्ष साबित हो। तो ये शुभकामना जो कि पहले ही दिन देनी चाहिए वो दी जा रही है। दूसरी बात है कि थोड़ी सी मैंने इस बोलने में दिक्कत है, तो कभी कोई खांसी का भी उसमें रहेगा, तो इसका भी अनुरोध है कि इस पर ध्यान न दिया जाए। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी भारी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और मेरा अनुरोध भी है कि इस पर गौर न करके जो विचार प्रकट किए जा रहे हैं उन पर गौर करने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम ये परसों एक वीडियो देखा गया था, तो कोई फिल्म बनाया है पार्टीशन ने भारत का विभाजन, उस फिल्म का नाम था पार्टीशन 1947 यानी विभाजन की बात। देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारे देश का विभाजन जो है यह हमारे देश के सर्वाधिक ऐतिहासिक एक त्रासदी का माने वो दिवस है। उसको ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकेश वाले और ये कांग्रेसी जो है उसको आज़ादी का दिवस
बताते हैं और मनवाते हैं, और ये बीजेपी और मोदी की सरकार भी उसको आज़ादी के दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन वो सबसे हमारे भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही का और सबसे बड़ी त्रासदी का यानी भारत को बांटा जाना, और 25 से 30 लाख लोगों 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, और 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, और एक ऐसे पाकिस्तान का निर्माण हुआ जो कि हमारे देश का ही, हमारे भारत का ही एक टुकड़ा था, और टुकड़े के रूप में और एक पड़ोसी के रूप में रहने के लिए नहीं, बल्कि जो भारत विरोधी जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनकी गोद में बैठ करके भारत पर हमेशा जो है चाकू चलाना, और ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें अक्सर जो है ये अमेरिका और यूरोप, और अब तो खैर चीन भी हो गया है, तो उनकी गोद में बैठ कर के हमेशा जो है वो भारत पर चाकू चलाना, ऐसा एक जो है वो यानी पड़ोसी का वो निर्माण हुआ। तो ये हर तरह से जो है एक माने भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक ये त्रासदी का दिवस है। तो और इसमें खास करके बड़ी बड़ी साजिशें हुई सत्ता हथियाने की। अब वो साजिश जो है ये दोनों हमारे देश के दो बड़े गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो साजिश की सिर्फ जो है सत्ता जो है सिर्फ नेहरू को मिले, ये भारत का विभाजन जो है उसी सत्ता हथियाने की जो हवस है या उसकी साजिश है, उसी का वो दुष्परिणाम है। तो वो फिल्म वाला दिखा रहा था, तो वो फिल्म वाले दिखाने का थोड़ा बहुत दिखाया। उसके दिखाने का मुख्य मकसद था कि वो यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि इसके लिए जो है उसमें का जो गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड माउंटबेटन, वही जिम्मेदार था। इसमें देखने वाली बात यह है कि जब से भारतीय जनता ताकत दल जो 15 अगस्त 1947 की जो त्रासदी है उसके विषय में अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताने की कोशिश कर रहा है यूट्यूब के संदेश के माध्यम से, तब से जो है वो इस जेएनपीसी समर्थक गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कांग्रेस के समर्थक जो है तमाम लोग जो है इसको ढकने के लिए तरह तरह का और यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, फिल्में भी बनाते हैं ताकि वो जो है जेएनपीसी या जो दोनों गद्दार हैं मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इनके पापों को ढका जा सके। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता ताकत दल को न तो मतलब है उस मोहनदास करमचंद गांधी से, न तो जवाहरलाल नेहरू से। भारतीय जनता ताकत दल का बताने का मुख्य मतलब है कि ये जहाँ देश का प्रश्न है, भारत राष्ट्र का प्रश्न है और हमारी आवाम का प्रश्न है, तो ये सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े भारत द्रोही साबित हुए हैं ये दोनों के दोनों। लेकिन देखिए इन सबों ने कितनी बड़ी साजिश की और कितना बड़ा वो तंत्र खड़ा किया कि इनके गद्दारी के और देश की दुश्मनी के और साजिश के पापों को ढक करके इनकी झूठी महिमा मंडन का एक पहाड़, एक पर्वत खड़ा किया गया। तो इसके विषय में मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। और इसके पहले और पता नहीं किन कारणों से जो भी हो कारण तो खैर मैंने उसके विषय में भारतीय जनता ताकत दल विशेष रूप से गया नहीं है, लेकिन कोई भी जो है कोई भी ईमानदारी से
और ईमानदारी का मतलब कि अपने देश और अपने अवाम के प्रति ईमानदारी रखते हुए जो जो इस त्रासदी का मुख्य जिम्मेदार है और उसकी करतूतें और भारत के खिलाफ गद्दारियों के कारनामे मन जनता के हित में, देश के हित में जनता के सामने लाया जाए, ऐसा कोई किया नहीं। लोगों ने उसका संदर्भ लिया, उसका नाम लिया और जैसे कि दीवार पर छू के चले गए। तो इससे कोई निदान निकलता नहीं है। यदि देश के प्रति मोहब्बत है, अपने आवाम के प्रति मोहब्बत है, तो उस बीमारी का और उससे संबंधित जितने कारनामे करतूते हैं लोगों के, ईमानदारी से जो है वो जनता के सामने रखने की जरूरत है, जनता को समझाने की जरूरत है। और शायद मैं समझता हूँ कि भारतीय आवाम ताकत दल ने इस दिशा में एक जो है ईमानदार प्रयास किया है और जनता भी इस बात को समझती है कि इस विषय में एक ईमानदारी की आवश्यकता है। और इसमें जो प्रमुख बात यह है, इसमें प्रमुख बात यह है कि जैसे कहीं भी गांव गिराज में भी, शहर में भी एक आदमी का भी मर्डर होता है, उसकी हत्या होती है, तो जांच होती है कि भाई इनका मर्डर करने वाले कौन हैं, किन परिस्थितियों में मर्डर हुआ, और वो जांच रिपोर्ट जो है वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। एक आदमी का भी मर्डर हो तो यहाँ पर 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जाती है और इसकी जांच नहीं कराई जाती है कि इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है। इसी से समझ लीजिए। और इस पूरी साजिश का लाभार्थी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, इससे भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम बहुत आसानी से समझ जाए कि इस पूरी घटना का लाभार्थी कौन रहा। तो जाहिर तौर पर इसका लाभार्थी, इसका फायदा उठाने वाला वही गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो यदि यहाँ से अच्छा मतलब कि यदि इसकी जांच कराई जाती और इसी एंड से और देखिए कोई भी जांच का जो शुरुआत वहीं से होती है कि उस घटना का लाभार्थी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, किसको लाभ मिला और किसको फायदा मिला, तो वही जांच जो है वास्तविक और सार्थक होती है। तो यदि इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाती तो कम से कम जांच की जाती और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बेनकाब किया जाता और उचित दंड की व्यवस्था होती, तब तो जो है वो इस देश के साथ न्याय होता। लेकिन देश के साथ कितना बड़ा अन्याय है कि इतनी बड़ी त्रासदी, माने 25 से 30 लाख लोगों की जाने गई और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े और जो है इसको इन सबों ने आज़ादी का दिन का नाम दे दिया। तो इससे मैंने वो शब्द ही कम पड़ जा रहे हैं इसका बयान करने में। तो और सारे शब्द, सारे अल्फाज, सारे शब्द जो है वो मैंने समाप्त हो जा रहे हैं, खलास हो जा रहे हैं इसका जो है वो वर्णन करने में। तो इतनी बड़ी त्रासदी का जिम्मेदार कौन है, इसको जिम्मेदार कौन है, इसके लिए यानी जांच करा करके लगाना जो है बहुत आवश्यक था। लेकिन इस जीएनपीसी ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। उसको पता था उसको पता है कि यदि कोई ऐसी जांच बैठती और जांच करती तो सीधे तौर पर जो है बिल्कुल स्पष्टता यही दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ही बेनकाब होते अवश्य जो है।
उस समय के बाकी लोग जो है जैसे कि ये राजेंद्र प्रसाद जी और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, हमारे JB कृपलानी जी, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, सरदार पटेल जी, ये लोग जो है इसकी साजिश के आगे, इसके तांडव के आगे नतमस्तक हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। और इसलिए एक एक करके सबको सजा मिली क्या? सबके साथ वही सबके साथ जो है एक एक करके बारी बारी से सबके साथ जो है यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो जो है वैसा ही दुर्व्यवहार किया। ये भी इस बात के लिए जो है वो प्रमाणित है। और यही नहीं बल्कि मैंने जिस मोहनदास करमचंद गांधी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, यानी अपना काम होने के बाद, मतलब कि सत्ता हथियाने के बाद या अपनी सत्ता हथियाने के हवस को पूरा करने के बाद उसकी हत्या में भी जो है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू शामिल था। लेकिन ये जो कई बार बताया गया है कि ये RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाती है और कैसे बचाती है कि एक नाथूराम गोडसे RSS का एक सदस्य था, उसको सिखा पढ़ा करके भेजती है कि भाई कि तुमको बस यही करना है कि हमने गांधी को मारा। और उसने यानी इस रड के पीछे उसको उचित ठहराने के लिए उसने एक किताब भी लिख डाली कि मैंने गांधी को क्यों मारा। तो ये जो है वो इस हत्या में शामिल जो है वो जो गद्दार था देश का जवाहरलाल नेहरू, उसको बचाने के लिए ही जो RSS वालों ने नाथूराम गोडसे को भेजा। और ये भी जो है मैंने जब ये टेलीविजन पर चर्चा होती है तो अक्सर आप जो है RSS के प्रवक्ताओं के मुंह से आप कहते हुए आप देखते होंगे कि RSS वाले ये कहते हैं कि ये नेहरू जो मैंने जो पंडित नेहरू ऐसा बोलते हैं कि पंडित नेहरू को RSS की देशभक्ति RSS की देशभक्ति का उनको अच्छा ज्ञान था और इसीलिए जो है 26 जनवरी की परेड पर जो है RSS को बुलवाए थे। RSS वाले ये भी कहते हैं कि पंडित नेहरू RSS की शाखाओं में आया करते थे और जो है उन्होंने वहाँ की जो स्मरणिका है या मेमोराबिलिया है जो भी है इस तरह की पुस्तक पर, इसलिए इस तरह की पुस्तक पर जब भी कोई मैंने देखने आता है तो कुछ न कुछ अपने विचार लिख के जाता है। तो उस पर ये RSS वाले कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ये लिख के गए हैं कि ये RSS जो है एक देशभक्ति का और सांस्कृतिक संगठन है। तो हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको बहुत आसानी से समझें कि जो संगठन RSS इतने बड़े गद्दार नेहरू से यानी देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब अपनी छाती पर लगाकर घूमता फिरता है, वो संगठन RSS जो है वो देश के लिए कैसा होगा, ये कहने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात नहीं, ये बिल्कुल जग जाहिर है कि इतने बड़े गद्दार नेहरू से वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेता है RSS और उसको अपनी छाती पर लगा करके जो है वो दिखाता फिरता है, घूमता फिरता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी त्रासदी जो है और किसी भी देश के वो इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। कोई
शायद वो जेएनपीसी के नेता जो है हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते समय वो बोलते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है क्यों जो है पिछले जो है 60-70 सालों की पिछली बात को इस समय कर रही, इसमें समय बहुत बदल गया है, इस समय की बात की जानी चाहिए। हाँ जरूर इस समय की ही बात की जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है एक इतिहास भी होता है और इतिहास का अपना 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 एक महत्व होता है। और जो 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 इतिहास से जो लोग सबक नहीं लेते हैं तो इतिहास उनको दोहराता भी है। अपने अपने इतिहास को जरूर जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई और वो गलतियाँ दोबारा वो दोहराई न जाए, इसलिए इतिहास का ज्ञान भी आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा ये जेएनपीसी तो खुद ही कहती है, जेएनपीसी जो है हर मौके पर जबकि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता होते हैं उनके सामने कहते हैं कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप कहाँ थे, आप तो कहीं नहीं था। वो तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि भाई आप और आपके आरएसएस जो है वो वो अंग्रेजों के साथ थी और अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। ये सब बोलते हैं झूठ। तो उसके झूठ के आगे ये आरएसएस वाले बीजेपी वाले जो है भीगी बिल्ली की तरह जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये जो दृश्य है, दृश्य कैसा है कि बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं के सामने यह देश की सबसे बड़ी अभिशाप, सबसे बड़ी गद्दार, सबसे बड़ी भारतद्रोही संगठन जेएनपीसी का कोई नेता प्रवक्ता जो है वो सारे आरोप लगाता है इस बीजेपी पर, आरएसएस पर, उन सारे अपराधों का आरोप लगाता है जिसका कि वो खुद अपराधी है जेएनपीसी। और उसके इस आरोप और दम के आगे और उसकी दहाड़ के आगे जो है ये जेएनपीसी के नेता प्रवक्ता जो है जो भीगी बिली बने हुए दिखाई पड़ते हैं, यह किसी भी देशभक्त और राष्ट्रभक्त के लिए जो है बहुत ही दुखदायी होता है। शायद बीजेपी वालों को खुद एहसास हो न हो वो किस साजिश में शामिल हैं, लेकिन जो है यानी इस देश के सबसे बड़ी गद्दार, सबसे बड़ी जो है वो इस देश के दुश्मन और सबसे बड़े जो है भारतद्रोही उल्टे उन सारे गद्दारियों का, सारे अपराधों का आरोप वो लगाती है इसे बीजेपी या जनसंघ या आरएसएस पर। और आरएसएस वाले उसको जो है वो भीगी बिल्ली की तरह उसको हमारे अपरोक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको स्वीकारते हैं। तो ये परिदृश्य जो है, ये सिनारियो, ये नज़ारा किसी भी देशभक्त, किसी भी राष्ट्रभक्त जो है भारतीय भाई बहन के लिए कितना दुखदायी होता है, शायद इसका अंदाज ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी शायद नहीं होगा। लेकिन वो इस तरह की साजिश वो करते हैं कि वो झूठी बातों पर धारते हैं और दम भरते हैं और उनके सामने ये जो है वो भीगी जो है उनके सामने ये भीगी बने रहते हैं। तो और उसका नमूना कुछ और देखिए। ये देश तो अब धीरे धीरे जान भी रहा है चूंकि यानी भारतीय जनता दल इसे जेएनपीसी के जो देश विरोधी और भारत विरोधी और गद्दारी के कारनामों को जो उजागर कर रहा है, तो कुछ लोग अवगत हो रहे हैं। तो जब ये सोनिया मनमोहन की जो सरकार थी, जो है जिसको कि आप यूपीए की सरकार कहते हैं, 2004 से लेकर 2014 के बीच में, तो 2008 में वुहान में दो देशों की राजनीतिक पार्टियों, खास करके ये कांग्रेस या जेएनपीसी एक और दूसरी ओर जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में वुहान में वो समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। हालांकि इस पर जो है
वो देश के लोग भी चौंक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इस तरह का समझौता मैंने पहली बार देखा कि दो देशों के दरमियान जो है वो समझौता जो है उन देशों की राजनीतिक पार्टियों के बीच में इस तरह का कोई समझौता हुआ हो, जबकि सामान्यतः नॉर्मली जो है दो देशों के सरकारों के बीच में समझौता होता है, लेकिन इस उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के बीच में समझौता किया। और किसके अच्छा समझौता करने वाले एक और था ये गद्दार राहुल गांधी, और दूसरे जो है वो कोई उसी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई ऐसा विंग था, वो इंटरनेशनल टाइप में जो इंटरनेशनल रिलेशंस को जो देखता था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ओर से वही था। और किसकी उपस्थिति में, माने उपस्थिति या विटनेस में, गवाही में यही सोनिया गांधी जेएनपीसी की ओर से, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ओर से जो है वही शी जिनपिंग जो कि इसमें राष्ट्रपति है, वो शी जिनपिंग ही था। उस एग्रीमेंट के तहत जो है इस जेएनपीसी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से $800 मिलियन $800 मिलियन का रिश्वत लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो ये गद्दारी जो है, इस गद्दारी के कारनामे को बीजेपी वाले अब मोदी जी जो है आज तक बताए नहीं। ये तो जो है कैसे जब वो चर्चा जब चीजें प्रकाश में आई तब कुछ जो है थोड़ी सी चर्चा हो जाती है कि और बीजेपी वाले बस इस प्रकरण को, अच्छा बीजेपी वालों की आदत है कि जेएनपीसी के जितने भी उनके गद्दारी के कारनामे हैं बस उसको छुआ और चल दिए। कभी भी देश के प्रति इस बीजेपी वालों की ईमानदारी नहीं दिखती है कि देश के खिलाफ इतनी गद्दारी के जो कारनामे जो जेएनपीसी के हैं उसको विस्तार से बताएं और उसको खुल के बताएं, ताकि उसकी मर्ज उसका रोग जो है हमारे देश के लोग जान पाएं, और देशवासियों को जानना जरूरी भी है कि आखिर इस देश का गद्दार है कौन। तो यही प्रकरण जो है कि इस जेएनपीसी ने वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $800 मिलियन का रिश्वत जो है राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए लिया। और उसने क्या क्या किया, शायद जो है अपने भारत का बाजार चीन के लिए खोल दिया, और सीमाओं पर जो है वो चीन घुसता रहे, और इसकी भी व्यवस्था किया। सड़कें तो उसने बनाई भी नहीं। चीन की सीमा के साथ इस जेएनपीसी ने सड़क बनने ही नहीं दिया। क्या ये देश कभी विश्वास करेगा कि इस जेएनपीसी का जो रक्षा मंत्री, हालांकि वो रक्षा मंत्री अब अपने भारत सरकार का था, तो वो जेएनपीसी का केंद्रीय मंत्री मतलब कि भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय रक्षा मंत्री AK एंटनी का वक्तव्य जरा सुनिए कैसा कि किस तरह से ये हमारे देश की रक्षा कर रहे थे और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। इस AK एंटनी जेएनपीसी का जेएनपीसी का भारत के रक्षा मंत्री के रूप में जो है संसद में ये बयान दिया कि हम लोगों ने चीन की सीमा पर सड़क न बना करके अपने देश की रक्षा की है। जरा सुनिए ना, वो AK एंटनी ने ये कहा कि सीमाओं पर हम लोगों ने सड़क और इस प्रकार की और आधारभूत जो है सुविधाओं को न बना करके हमने अपने देश की रक्षा की है। और शायद इसी प्रकार यदि वो जवाहरलाल नेहरू भी जिंदा रहता वो गद्दार, तो वो भी कहता कि हमने अपनी भारतीय सेना के लिए एक सुई भी
न बनने देकर अपने भारतीय सेना की रक्षा की है और देश की रक्षा की है। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू भी यही कहा था कि हमने अपने सेनाओं के लिए एक सुई भी न बनने देकर अपने भारतीय सेना की और अपने देश की रक्षा की। तो इनकी मंशा को जो है हमारे देश के लोग जरा इसको पढ़ें तो जो है जो वुहान में जो इस जेएनपीसी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो रिश्वत लिया $800 मिलियन का, उसके एवज में वो भारतीय बाजार जो है वो चीन के लिए खोल दिया और ऐसी व्यवस्था की कि वो चीन घुसता ही जाए, चीन घुसता जाए और भारतीय सेना पीछे हटती जाए। तो शायद 200 किलोमीटर और जो है घुसी है तब से 2008 से लेकर के 2014 तक। तो चीन की सीमा में घुसाने वाले यही गद्दार मैंने भारत की सीमा में चीन की सेना को घुसाने वाले यही गद्दार जेएनपीसी वाले, वो उल्टा आरोप लगाते हैं इसे बीजेपी की सरकार को या मोदी के ऊपर कि वो चीनी सेना को घुसवा रहे हैं। और जब आरोप लगाते हैं तो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता बड़े आराम से उनके आरोपों को स्वीकारते हैं, भीगी बिल्ली बन करके। यही चीज हमारे देशवासियों को और खास करके वो राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। पिछले साल लद्दाख के मामले में, लद्दाख के मुद्दे पर जब भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, ये गद्दार राहुल गांधी ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का एक लोग अखबार कहते हैं, लेकिन वस्तुतः जो है वास्तविक रूप में वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है, जो कि झूठी बातों को वो जो है फैलाता रहता है। अच्छा, एक बात और भी है कि वो चीन जो है भारत से सीधी लड़ाई करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत के साथ, देखिए, भारत की सीमा पर वो तमाम टैंक जमा कर देगा, तमाम जो लड़ाकू विमान फाइटर्स हैं यानी उनको जमा कर देगा, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी जमा कर देगा, सेना को जमा कर देगा। लेकिन वो युद्ध माने इस हैकड़ी वाली बात, लेकिन वो कभी जो है आक्रमण नहीं करेगा, घुसपैठ तो वो कर लेगा। तो भारत के साथ सीधी लड़ाई के पक्ष में वो चीन कभी नहीं रहता। वो जानता है कि भारत के साथ सीधी लड़ाई में वो हारेगा, वो हारेगा ही हारेगा। तो वो जो है प्रोपेगेंडा वार और जो है एक मिसलीडिंग वार, साइबर वार और जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, माने कि दुष्प्रचार का युद्ध, और हमारे देश में पैसे देकर के एजेंट यानी भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में एजेंट को तैयार करना। तो दो एजेंट तो उसने तैयार कर ही दिया है। चीन ने भारत के खिलाफ जो है जो बहुत माने मजबूत एजेंट जो है भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में, एक तो वामदल पहले से थे, दूसरा ये जेएनपीसी। तो इस तरह से वो युद्ध करना चाहता है। तो वही जो है ग्लोबल टाइम्स जो है तमाम झूठी बातें, रचित बातें, आधारहीन बातें जो है फैला रहा था। ये गद्दार राहुल गांधी उसी ग्लोबल टाइम्स के झूठ और दुष्प्रचार को उठा करके भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में जो है माहौल
बना रहा था, ये गद्दार राहुल गांधी। इस पर जो है बीजेपी के लोग भी फिर उसी तरह से भीगी बिल्ली की तरह जो है उसके साथ पेश आते हैं। और बीजेपी वाले जेएनपीसी के आगे या तो जो है उसकी हैकड़ी, उसकी दहाड़ और उसके दम के आगे जो है ये भीगी बिल्ली बनते हैं, या जब कभी फंस जाता है तो ये बीजेपी वाले कहते हैं कि पप्पू है, ये नासमझ है, इसको समझ ही नहीं है। लेकिन कभी बीजेपी वाले इसको गद्दार नहीं कहते। तो देश के गद्दारों को जो गद्दार न माने और न मानने देने की साजिश करता रहे, वह देश का सबसे बड़ा गद्दार है। यही बात भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी गद्दार जेएनपीसी का और उसे जेएनपीसी के राहुल गांधी जैसे गद्दार को देश गद्दार के रूप में न जाने, ये बीजेपी मीडिया के साथ मिल करके जो है वो बहुत बड़ी साजिश कर रही है। तो मीडिया भी गद्दार है इस देश का, और बीजेपी की भी ये गद्दारी है कि इतने बड़े गद्दार को जो है वो गद्दार के रूप में, देश के गद्दार के रूप में साबित ना हो। तो ये है, ये चरित्र है ये बीजेपी का और मोदी जी का वास्तविक चरित्र है अपने देश के लिए। और इस तरह का उसके चरित्र को हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। तो अब उसी प्रकरण में आ जाइए कि ये सब दिखा रहे थे, और व्यथा इस बात है कि ये टीवी चैनल वाले इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार के रूप में साबित ना हो, उसकी छोटी से छोटी बात को ये खासकर जी न्यूज वाला जो कि अपने बड़ा देशभक्त वो कहता रहता है, लेकिन उस गद्दार राहुल गांधी की छोटी से छोटी बात को ब्रेकिंग न्यूज इत्यादि में जो है वो इत्यादि में महत्व देते हुए उसको बड़ी प्रमुखता से दिखाता है। ये मीडिया का चरित्र है, और वो भी अब जी न्यूज जैसा। तो समझ, बाकी तो ये एनडीटीवी, न्यूज 24 आज तक वाले तो उसी गद्दार जेएनपीसी या गद्दार राहुल के ही पक्ष में जो है वो चुनावी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की हर वक्त जो है वो कोशिश करते हुए, साजिश करते हुए आपको आप सभी को दिखाई पड़ते होंगे। तो कल जो बात हो रही थी कि चीन फिर जो है गलवान में जो है भारतीय क्षेत्र में अपना झंडा वो फहरा रहा है। तो ये गद्दार राहुल गांधी ट्वीट कर रहा है कि गलवान में तिरंगा ही अच्छा लगता है, और मोदी जी जो है वो चुप्पी तोड़ो। वो जितने भी नेता प्रवक्ता थे, शायद जो है वो सुधांशु त्रिवेदी था और किसी और कार्यक्रम में समित पात्रा वगैरह थे, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। यथार्थ क्या है, मैं फिर वैसे तो मैंने कई बार यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ है मैंने, लेकिन फिर से जरा सुन लीजिए और सुनना के बाद जान लीजिए और जानते रहिए कि जब 1947 में जब ये सत्ता हथियाया, तो अपने सेना का जो प्रथम जो सेनाध्यक्ष था उसका नाम था रायबूचर। तो रायबूचर जो है इसके पास आया, गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो कि अपने देश का उस समय प्रधानमंत्री था। तो उसने कहा कि सर, और उसके पहले इसके पहले भी गद्दारी सब कर चुके थे। हमारी जो अंग्रेजों की सेना थी वो 25 लाख के आसपास थी, भारतीय सेना 25 लाख। इन सब ने तोड़ ताड़ करके उसको ला दिया, वो 3 लाख पर ला दिया। तो इनकी गद्दारियों का तो पग पग पर ये वो सिलसिला रहा है।
पूरे यदि ठीक से इसकी जांच की जाए, इसका पता लगाया जाए, इसका खोज की जाए, तो इससे बढ़ करके पूरे भारत के इतिहास में जो है कोई इससे बढ़ के कोई इस देश का दुश्मन, इस देश का भारतद्रोही और गद्दार आपको नहीं मिलेगा। तो अंग्रेज छोड़ के गए थे 25 लाख जो है भारतीय सेना, और जो है ये तोड़ करके उसको कर दिए थे 3 लाख पर। तो हमारा जो जनरल था रायभूचर, तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पास गया और कहा कि साहब अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए उसको और नए सिरे से उसका विस्तार करने के लिए, मतलब उसको मैंने अपनी भारतीय सेना का मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन का ये प्लान है, इसको आप देख लीजिए, उसको अप्रूव कर दीजिए, तो मैं जो है भारतीय सेना का उसका विस्तार भी, उसका आधुनिकीकरण मैं करना शुरू कर दूं। तब ये जवाहरलाल नेहरू अब उस जनरल राघोचर से कहता है कि अरे इसकी क्या जरूरत है, हम तो शांतिप्रिय देश हैं, सेना की जरूरत है ही नहीं, जो पुलिस काफी है। इस तरह का तर्क दे करके वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपनी भारतीय सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया, ये हमारे देश के लोग जाने। और इसीलिए 62 की लड़ाई में हमारे कई जवान, हमारे कई सैनिक जो है निहत्थे मारे गए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की उस नीति के कारण, जिस नीति में हमारे सेना के लिए एक सुई तक नहीं इसने बनने दिया, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस गद्दारी को हमारे देश के लोग जाने अच्छी तरह से। चीन के साथ जो है एक पंचशील, चीन के साथ यानी और देशों के साथ एक पंचशील प्रोग्राम था। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को भारत बुला करके 1959 में, ये कब मैंने 1962 के पहले ही 1959 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके हिंदी चीनी भाई का एक भारत के खिलाफ विश्वासघाती और धोखेबाजी का मैंने माहौल बनाने के लिए हिंदी चीनी भाई का नारा लगवाया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है उस चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा। तो इधर जो है भारत में जो है हिंदी चीनी भाई का नारा लगाया जा रहा था या लगवाया जा रहा था। उधर अपना दुश्मन चीन जो है वो भारत की सेना में या नेफा था, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा, और यही नेफा बाद में अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो उसमें उस नेफा के क्षेत्र में, भारत के नेफा के क्षेत्र में चीनी सेना घुस रही थी। जरा इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जहां एक और भारत के खिलाफ विश्वासघाती और धोखेबाजी वाला नारा ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा हिंदी चीनी भाई का नारा लगवा रहा था उसी समय दुश्मन चीन की सेना जो है भारतीय क्षेत्र में और नेपाल के क्षेत्र में घुस रही थी। ये नेहरू को मालूम था, ये गद्दार नेहरू को मालूम था। लेकिन जब देश के लोगों ने जाना और देश के लोगों ने पूछना शुरू किया, तब ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि हाँ, कि हमने जो है वो चीन के नेताओं से कह दिया है और वो चीन की सेना वापस हो जाएगी। लेकिन वो चीन की सेना उसमें 1959 में वापस नहीं हुई और वहां पर चीन ने कब्जा कर लिया। और आज की तारीख में वहीं पर चीन जो है एक कॉलोनी यानी
बसने वाली कॉलोनी जो बना दिया और कई इंफ्रास्ट्रक्चर, कई आधारभूत सुविधाओं के साथ। और उसको नासा की जो एजेंसी है उसने उसे फोटो वोटो लेके बताया कि भाई देखिए ये क्षेत्र, ये इलाका है जहाँ पर चीन ने वो बस्ती वो बसाई हुई है। उसी को ये गद्दार राहुल गांधी कह रहा है कि मोदी ने चीन की सेना को भारत में घुसवा दिया। कौन? जो कि नेहरू घुसवाया था, जो कि 1959 में भारत के साथ गद्दारी करके, धोखेबाजी करके, विश्वासघात करके जो है नेहरू ने 1959 में विश्वासघात क्या था कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वो लगवा रहा था भारत में। और जो है चीन की सेना जो है वो घुस रही थी भारत के क्षेत्र में। फिर ये झूठ बोला कि फिर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू झूठ बोला कि हमने चीन के नेताओं से कह दिया चीन की सेना वापस हो जाएगी, जबकि हुई नहीं। ये सारा झूठ और जो है वो झूठ और जो है वो विश्वासघात, धोखेबाजी जो है ये करवाता रहा गद्दार जवाहरलाल नेहरू। उसको ये उल्टे जो है गद्दार मैंने उसी जवाहरलाल नेहरू के मैंने बेटे का मैंने उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू के नाती का बेटा ये गद्दार वो राहुल गांधी जो है कह रहा है कि मोदी जी ने चीनी सेना को भारतीय क्षेत्र में घुसा दिया। ये बात बीजेपी वाले भी जानते हैं। जब ये आरोप लगा रहा था तो ये आराम से बीजेपी के नेता और प्रवक्ता जो है भीगी बिल्ली की तरह जो है उसके आरोप को झेल रहे थे। देखिए ना, सन 1962 में जब वो मैंने चीन के साथ युद्ध के लिए भारतीय सेना जो है मना कर रही थी कि इसमें युद्ध मत करिए, कुछ हम और तैयारी कर लेते हैं तो तब करते हैं। लेकिन ये जानबूझ करके कि इसमें युद्ध होगा तो भारत को हारना ही हारना है। एक तो अपनी सेना के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है एक सुई तक नहीं बनने दिया। उसको पता था कि इसमें भारत की सेना जो सबसे कमजोर है और आराम से जो है वो यानी चीनी सेना के द्वारा हराई जा सकती है। तो भारतीय सेना के मना करने के बाद भी ये इसने जो है वो इसने युद्ध छेड़ दिया चीन के साथ। और फिर जो है 42,000 वर्ग मील भारत का, यानी भारत में जो लद्दाख क्षेत्र का अक्साई चीन के रूप में वह जो है अपने दुश्मन चीन के हाथों में सौंप दिया। ये गद्दार नेहरू ने लद्दाख का 42,000 वर्ग मील क्षेत्र जो है अक्साई चीन कहते हैं उसको, वो अपने दुश्मन चीन के हाथों सौंप दिया। इसको ये बीजेपी वाले गद्दारी देखे ना, ये नेहरू की गद्दारी को कभी भी उजागर नहीं करते हैं। और उसी गद्दार नेहरू के नाती के बेटे गद्दार राहुल गांधी को भी जवाब नहीं देते हैं कि यह पाप जो है तुम्हारे बाप के नाना गद्दार जवाहरलाल नेहरू का है, न कि मोदी जी का है। वो जो है अच्छा वो जो है 42,000 वर्ग मील अक्साई चीन का। और उस समय ये झूठ क्या बोला, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू झूठ क्या बोला? झूठ ये बोला कि उतना यदि चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं है, वहां तो एक घास भी नहीं उगती। लेकिन आज ये पता चला है कि जो ये बैटरी होती है, खास करके मोबाइल वगैरह की इस तरह की बैटरी में एक लिथियम धातु होती है, लिथियम, और बहुत कीमती होता है। तो वो वहां पर उस अक्साई चीन में लिथियम का भंडार है। आखिर जिस लिथियम के लिए जो भारत सरकार का काफी संघर्ष करती है, जगह जाए तो कभी ताइवान से, कभी वियतनाम से
कहाँ कहाँ से और कभी कभी चीन से मंगाती है, वही लिथियम का भंडार वहां पर है अक्साई चीन में, जिसको कि एक गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने दुश्मन चीन के हाथों में सौंप दिया है। हमारे देश के लोग जाने इस बात को, हमारे देश के लोग दो बात जाने कि कितनी गद्दारी किया है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने भारत के खिलाफ, और ये बीजेपी वाले जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को किस तरह से उसको बचा रहे हैं, और वो भी राष्ट्रवाद का मुखौटा वो पहन करके। इसीलिए तो धीरे धीरे मैंने ये धारणा बन रही है लोगों की माने ये मोदी जी की ये करतूत, मोदी जी की करतूत तमाम में जो फीता काटते रहते हैं, कभी विश्वनाथ कॉरिडोर, फलाने कॉरिडोर, कभी हाईवे, कभी एक्सप्रेस वे, कभी रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे जो ये फीता काटते रहते हैं, वो उस मोदी के विषय में आम धारणा ये बन रही है कि जिस तरह की गद्दारी कर रहे हैं देश के खिलाफ। गद्दारी क्या है कि देश की सबसे बड़ी गद्दारी जेएनपीसी को बचाना, ये मोदी जी के बीजेपी वालों की सबसे बड़ी गद्दारी है। तो इसी तरह की यदि इनकी गद्दारी चलती रही तो हमारे मुल्क जो है मोदी जी के हाथों में महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, ये धारणा बन रही है। और देश के लोग बिल्कुल जाने कि देश के दुश्मनों को जो पाले पोसे, देश के दुश्मनों को की जो रक्षा करे, देश के दुश्मनों के सारे पापों को धुले, और देश के दुश्मनों के आगे जो घुटने टेके, उससे बढ़ करके इस देश का कोई गद्दार है नहीं। तो और इसके बाद 1962 के बाद इन जेएनपीसी वालों ने चीन की सीमा के पास कोई सड़क नहीं बनाया, सिर्फ इसलिए कि चीन को भारत की सीमा में वो घुसाने के लिए। तो जो जेएनपीसी दुश्मन चीन को अपने भारत में घुसाने के लिए कोई सड़क नहीं बनाया, वो उल्टे आरोप लगाता है मोदी जी के ऊपर और इनके ऊपर बीजेपी वालों के कि मोदी जी ने यहाँ घुसवा दिया, मोदी जी ने यहाँ घुसवा दिया। तो ऐसी बीजेपी पर लानत है जो कि देश को नहीं बचा पाती है। अपने ऊपर आरोप तो अपने ऊपर तो आरोप झेल जाती है उस गद्दार जेएनपीसी के द्वारा, लेकिन देश के लोगों पर क्या गुजरती है इसका अंदाज है उसको। और फिर तो ये गद्दार जेएनपीसी का ये गद्दार जो है वो राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता ही कर लिया, और फिर भारत का बाजार खोल दिया और 200 किलोमीटर और घुसवाया इस जेएनपीसी ने उस समझौते के बाद। तो भारत की सीमा में दुश्मन चीन को घुसाने वाला ये गद्दार जेएनपीसी है, लेकिन जब उल्टे आरोप लगाती है मोदी जी के ऊपर, बीजेपी वालों के ऊपर, बीजेपी वाले बड़े आराम से उसको जो है स्वीकारते हैं। देश को बांटने वाले जेएनपीसी बराबर कहते फिरते रहे कि देश को बांटने वाले आरएसएस है, देश को बांटने वाले बीजेपी, ये आराम से उसको स्वीकारते हैं। ये जो है बहुत बड़ी साजिश है, और उसी जेएनपीसी की बराबर रक्षा करती है ये आरएसएस भी करती है, आरएसएस खुद करती है और बीजेपी से करवाती है। इस पर और भी विस्तार से बताया जाएगा। तो अब तो खैर मैंने अपना स्वास्थ्य भी जो कि थोड़ा सी खांसी उसी की शिकायत हो गई है आने वाले हैं हम लोग, तो और भी आप लोगों के सामने जो है इसको विस्तार से और विधिवत बताया जाएगा। इसलिए हमारा मुल्क बहुत संकट में है। 1947 से लेकर के 2014 तक थोड़ा सा अपवाद, मैंने वाजपेयी वाला थोड़ा सा ये
वो नरसिम्हा राव वाला, और 2 साल जो है वो I.K. गुजराल और इनका वाला H.D. देवगौड़ा और जनता पार्टी को छोड़ करके जो यानी जो इन सबों का शासन रहा है, तो एक बहुत बड़ा अभिशाप का शासन रहा है, देश के गद्दारों का शासन रहा है। यानी ये देश एक गद्दार और देश को लूटने वाले संगठन को झेलता रहा है। और अब उसके बाद 2014 के बाद फिर एक ऐसा दल आया कि उसी JNPC के सारे पापों को ढक रहा है। तो देशवासियों की और देश की तो दुर्भाग्य इसी में है कि एक संगठन देश को लूटता रहा, देश के साथ गद्दारी करता रहा, और उसके और 2014 के बाद एक ऐसा संगठन आया और सत्ता पर काबिज हुआ जो कि उस जो है JNPC और JNPC के पापों को ढकना और जो है और उसकी गद्दारी और लूट को भी की रक्षा करना, बचाव करना। तो इन्हीं 2 विधाओं में हमारा देश वो फंसा हुआ है। एक जो है लूटने वाला, देश के साथ गद्दारी करने वाला एक दल रहा है हमारा JNPC, दूसरा दल है BJP, जो कि JNPC के लूट भ्रष्टाचार और देश के खिलाफ गद्दारी के पापों को ढकने वाला। तो ये नीयत बन गई है हमारे देश के लोगों की, और उससे भी बड़ी बात है कि हमारे जो है देश के लोगों को के दिमाग में कितना जो है अफवाह, झूठ, बात करिए किसी से, ये जो है ये इन सारे तत्वों को ढक करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम जातिवाद। तो हमारे देश के लोग जो है वो तन से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन मन से बिल्कुल गुलाम हैं, और गुलाम उनको बनाया गया। और गुलाम बनाने वाले कोई वो अंग्रेज नहीं है, ये जो काले अंग्रेज है। इस पर और विस्तार से बताया जाएगा। रही बात जो है वो चुनाव करवाने की, चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव आयोग देख रहा है कि कोरोना या ओमिक्रॉन जो है कितनी भयंकर गति से वो देश में फैल रहा है, लोगों को शिकार बना रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन ये कह रहा है, और ये सुनने में आ रहा है कि सर लखनऊ का भी कहीं का भी मुख्य चुनाव अधिकारी या ये दिल्ली के जो चुनाव आयोग के लोग कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव समय पर होंगे, और जो है ये जो है कोविड के सारे कोविड के सारे अनुदेशों का ये पालन करवाएगा। चुनाव आयोग बताया कि कौन सा ये पालन अब तक ये करवा लिया है। इसी साल जो पिछले साल के शुरुआत में जो विधानसभा के चुनाव, खास करके पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए, इसी चुनाव के ही कारण, चुनाव की रैलियों के ही कारण जो है इतनी तेजी से फैला वो कोरोना, और जो है हजारों लोगों की मौत हुई। चुनाव आयोग ने देखा होगा, वो तभी ये कहता रहा कि हम जो आप पालन हम करवा रहे हैं, लेकिन लोगों की मौत हुई। अब पालन करता ही कौन है इन रैलियों में, जो है पालन करता ही कौन है? और ये कहना थोड़ा सा गंदा लगता है। अरे लोग जो है चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा करके, यानी कोई पालन नहीं करते हैं, न कोई मास्क लगाता है, न कोई वो कुछ करता है। और ये वास्तविकता चुनाव आयोग को भी मालूम है, और वो कहता है कि हम वो समय पर करवाएंगे, और जो है और कोरोना के नियमों का, उसका अनुदेशों का पालन करवाएंगे। बिल्कुल झूठ। ये लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को डील करते करते
राजनीतिक पार्टियों के झूठ बोलने का संक्रमण इसमें आ गया है, इन्फेक्शन। वैसे ये झूठ बोल रहा है। बताइए, पहले से हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और हमारे माननीय जो है उत्तरांचल उच्च न्यायालय पहले से वो चेतावनी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम एक संवैधानिक संस्था है। अब चूंकि देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ, राजनीतिक पार्टी मेरी जरूर है, लेकिन मूलतः जो है जो हमारी पहचान है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, भारतीय नागरिक हूँ। उसके अनुसार कम से कम इनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है चुनाव आयोग को कि संवैधानिक संस्था कोई भी हो, जो है कोई भी हो, न्यायालय का आदेश मानने के लिए सभी बाध्य हैं। जब भी किसी न्यायालय का आदेश होता है तो उसके विकल्प दो ही होते हैं, या तो उसका अक्षरशः पालन करिए, या जो है उसको पलटवाने के लिए उससे ऊपरी अदालत में आप जाइए। दो ही विकल्प होता है। लेकिन कोई ये कहे कि हम संवैधानिक संस्था है और हम न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे, तो निश्चित है कि वो खतरों से वो खेल रहा है मानसिक रूप से। और शायद उनका मैं ज्ञानवर्धन कर दूं। इसी तरह का जो है एक बार चुनाव आयोग ने गलती की थी। और चुनाव आयोग जाने कि जब जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी कि भाई जो जितने भी ये कैंडिडेट जो कंटेस्ट करते हैं उनका जो है वो एंटीसीडेंट्स उनकी पृष्ठभूमि जानना जो है माने जनता को जानना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया। फिर वो याचिकाकर्ता फिर पहुंचा कि साहब ये जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी में आप लागू करवाइए, तो उसको भी मान लिया। चुनाव आयोग को जब बुलाया, चुनाव आयोग ने कहा कि हमको भारतीय संसद से एक जो है वो प्रस्ताव मिला है कि जब तक हम कोई कानून न बना दें तब तक जो है आप जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मत मानिए। इस तरह का उसने दिया। वो जिस तरह की बेहाई सब मैंने सीख गए हैं तो इसने दिया। तो एक तो जो है वो अध्यादेश जो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो राष्ट्रपति थे, इस तरह का एक अध्यादेश सब ला रहे थे। और अध्यादेश में क्या था कि जो उम्मीदवारों का वो पृष्ठभूमि, आपराधिक पृष्ठभूमि हो या कोई भी पृष्ठभूमि का विवरण जो है वो जमा करना जरूरी है। लेकिन वो चुनाव होने के बाद, चुनाव खत्म होने, बताइए आपराधिक पृष्ठभूमि होते हुए, आपराधिक होते हुए जब चुनाव जीत ही गया तो उसके देने का मतलब क्या। लेकिन इस तरह का धोखेबाजी वाला अध्यादेश जो है एनडीए के जमाने में, वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनके जमाने में इस तरह का अध्यादेश जो है लाया गया। और इसको एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे, वो तुरंत इसको जो है वो इसको लौटा दिया। तो हमारे तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने जब उसको लौटा दिया तो 24 घंटे के अंदर ही एनडीए सरकार जिसकी मंशा खोट थी और इस तरह का अध्यादेश ला रहे थे कि जो है आपराधिक पृष्ठभूमि जो है उसको देना है जो जीत कर चला है। यानी उसी उद्देश्य को, जिस उद्देश्य के लिए कोई कानून या अध्यादेश है, उसी उद्देश्य को डिफीट करने वाला, उसको नलिफाई करने वाला, उसको जो है अर्थहीन करने वाला वो था माने अध्यादेश। तो बड़ी जल्दी थी जो चूंकि माने दबाव था सुप्रीम कोर्ट का। तो 24 घंटे के अंदर इन सबों ने फिर भेज दिया इनके पास, एपीजे अब्दुल कलाम के पास। तो संवैधानिक मजबूरी थी उनको दस्तखत करना पड़ा।
और तब फिर इन सबों ने वही उसी अध्यादेश पर आधारित जो है एक कानून बनाया। वही कानून बनाया कि अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि या एंटीसीडेंट्स का वो ब्यौरा देना है। लेकिन वो किसको देना है? जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो ब्यौरा जो है वो मैंने सदन के अध्यक्षों को, मतलब कि यदि लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, और जो विधानसभा है या विधानमंडल है तो विधानसभाओं के अध्यक्ष को देना है। इस तरह का इन सब ने, चूंकि इसमें सभी पार्टी, देखिए इस तरह के धोखेबाजी वाला कानून का सभी पार्टियों ने समर्थन किया, फटाफट वो कानून पास हो गया। वही कानून ही पास हुआ कानून ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, चुनौती हो गई, और संसद के द्वारा इस तरह के पारित काले कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो जहां के तहां हो गया, और फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आदेश ही लागू हुआ। लेकिन जब वो खारिज किया तो उस आदेश में जो ये खुराफात थी इसकी, चुनाव आयोग की जो लिख के दिया था कि हम हमारे पास एक संसद से पारित एक प्रस्ताव है, कानून जो भी है कानून है, कि जब तक कि इस संबंध में संसद कोई कानून नहीं बना देता या बना पाता, तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मत मानिए। तो उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से ही पूछ लिया कि आप जो संविधान की उस धारा का उल्लेख करिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह से यानी न मानने की व्यवस्था हो कि जब तक ये कानून न बने तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानना है। इतना सा मुंह हो गया था संसद का भी, और चुनाव आयोग तो खैर उसके मुंह पर काली वो पुती गई थी। तो इस तरह की बातें एक सजग भारतीय नागरिक के रूप में मेरा बस यही कहना है कि चुनाव आयोग कुछ ऐसा न करे कि यानी काली पुतने वाली वो नौबत है। चुनाव आयोग खुद बताया है कि यदि कोई उच्च न्यायालय जो है वो क्रोध में आकर कहा कि इस पर हत्या का मुकदमा चलेगा, तो क्या अच्छा लगता है देश के लोगों को? अरे वो बहुत शर्मसार करने वाला वो समय होगा, बहुत शर्मसार करने वाला वो वक्त होगा जिसमें माननीय जो है वो उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश पारित करे कि कोरोना में जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार है, इस पर वो हत्या का मुकदमा चले। बहुत ही शर्मसार का क्षण होगा इस देश के लिए। तो ऐसी स्थिति को जो है सीधा जो है वो आह्वान क्यों करता है? ऐसी विकट परिस्थिति का जानबूझ करके सीधा बुलावा, सीधा आमंत्रण, सीधा इनविटेशन क्यों करता है? थोड़ा सा दिमाग लगाए। तो खैर लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है। चुनाव जो है वो आवश्यक नहीं है। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात जो है, चुनाव आयोग के संबंधित आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त या और अधिकारी को इतनी मोटी सी बात और इतनी बेसिक बात जो है जानना बहुत जरूरी है। और इन्हीं तथ्यों के पृष्ठभूमि में वो देश के लोगों की जान बचाए पहले, बाद में यदि चुनाव होना है या नहीं होना वो सोचे इसके विषय में। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।